हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 में 99% का टारगेट लिए हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का पिछला साल का क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस बार भी इसी पैटर्न में आप सभी का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वीडियो के शुरू में ही मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूं कि सेशन 2024-25 में बुक में बदलाव हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि 2024 का क्वेश्चन बता रहा हूं तो सभी क्वेश्चन बताऊंगा। 2024 जो भी आया था क्वेश्चन सबको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग न्यू सिलेबस से पढ़िएगा, नया बुक से पढ़िएगा। अगर पुराना बुक से आप पढ़ रहे हैं तो जो चैप्टर हट गया है उसको पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए 2024-25 सेशन का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पर वीडियो बना दिया हूं। बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा है जो देखने को मिलेगा, लगभग 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार तक रिपीट हुआ है। तो वैसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है, साइंस, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, सबका। तो जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग 99 टारगेट सेट करते हैं इस बार, ताकि आपका अच्छा से अच्छा परसेंटेज आ सके इस बार। ठीक है, इसी पैटर्न पर आप लोगों का एग्ज़ाम इस बार भी 2025 में आएगा और फरवरी के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, फरवरी या मार्च में। तो तैयारी अभी से ही कीजिए। देखिए, सबसे पहले 30 MCQ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए, कांच स्लैब, दूसरा लेंस, तीसरा दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्पण। दर्पण कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, दूसरा 60 सेंटीमीटर, तीसरा अनंत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 60 सेंटीमीटर। इस तरीके से न्यूमेरिकल भी एक आएगा आप लोगों का इस बार भी। देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? पहला ऑप्शन है 2 डायोप्टर, दूसरा -2 डायोप्टर, तीसरा 5 डायोप्टर और चौथा -5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, -5 डायोप्टर। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है? u/v या v/u, -u/v या -v/u। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, v/u। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निकट दृष्टि दोष होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मायोपिया कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति होती है। पहला ऑप्शन है छोटी, दूसरा बड़ी, तीसरा ज्यों की त्यों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, छोटी। बहुत अधिक प्रकाश आएगा तो प्रकाश को कम करने के लिए, यानी कि आँख के अंदर कम प्रकाश जाए, इसके लिए पुतली छोटी हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? एम्पियर का मात्रक बताना है। पहला देखिए कूलम पर सेकेंड, दूसरा जूल पर कूलम, तीसरा जूल पर सेकेंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कूलम पर सेकेंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस बार हो सकता है क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि कूलम पर सेकेंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर देखिए, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणाम प्रतिरोध होगा। पहला ऑप्शन है 100 ओम, दूसरा 1 ओम, तीसरा 10 ओम और चौथा 1/10 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1/10 ओम।
इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दूसरा दक्षिण से उत्तर, तीसरा पूरब से पश्चिम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सूर्य। सूर्य पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। फिर देखिए 11 नंबर, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विस्थापन। देखिए यहाँ पर जिंक अकेला है और इधर उत्पाद में देखिए, उत्पाद में आपका जिंक जो है वो सल्फेट के साथ है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट को विस्थापित कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। पहला ऑप्शन है संक्षारण का, दूसरा विकृत गंधिता का, तीसरा उपचायक का, चौथा अपचायक का। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर पहला, संक्षारण का, संक्षारण का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है। पहला OH- आयन, तीसरा H+ आयन और तीसरा है H3OH- आयन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, H+ आयन, H+ आयन उत्पन्न होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, पहला देखिए CaCO3, दूसरा ऑप्शन है CaCl2O, तीसरा CaOCl2 और चौथा CaHCO3(2). तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, CaOCl2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। सबसे तन्य धातु कौन सा है। पहला सोना, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा, चौथा जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कहा जाता है कि सिर्फ 1 ग्राम सोना को हम लोग 1 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं खींचकर, इतना तन्य होता है सोना। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 16 नंबर, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। सबसे अधिक फिर सबसे कम, इस तरीके से बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सबसे अधिक सोडियम तो है जिंक, जिंक से अधिक है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा आप देख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक है सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक और सबसे कम कॉपर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता बहुत ही ईजी है, ये तो 4, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एस्टर, दूसरा साबुन, तीसरा अपमार्जक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सोप यानी कि साबुन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। 13, 12, 14 या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 14 वर्ग का सदस्य है। फिर देखिए 20 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, 8 तत्व हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं। शैवाल पर, कवक पर, मिट्टी पर या हरे स्वपोषी पौधों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, हरे स्वपोषी पौधे पर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है उत्सर्जन, दूसरा परासरण, तीसरा विसरण, चौथा वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वाष्पोत्सर्जन।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सोन, दूसरा साइटोन, तीसरा सिनेप्स और चौथा मेडुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सिनेप्स, या इंग्लिश में जिसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, बस साउंड थोड़ा सा अलग है, बाकी वही है। साइनेप्स बोलिए या सिनेप्स बोलिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड और चौथा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सेरेब्रम, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या फेलोपियन नलिका में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा फेलोपियन नलिका, जिसको इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। युग्मनज बनता है, अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है या बीज बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, अवशोषी अंग का उदाहरण है। अवशोषी अंग का उदाहरण, पहला ऑप्शन है कर्ण, पल्लव की पेशियां, दूसरा ऑप्शन है पुच्छ कशेरुकाएं, तीसरा ऑप्शन है निषेचक पटल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है केवल पैतृक डीएनए का, दूसरा केवल मातृत्व डीएनए का, और तीसरा है पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, माता और पिता दोनों का डीएनए का प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, ओजोन परत का अवक्षय करता है। CFC, DDT, ATP या NADT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला CFC, जिसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हजारों ओजोन को तोड़ सकता है, हजारों करोड़ों ओजोन को तोड़ सकता है, इतना शक्ति रहता है। CFC बहुत ही खतरनाक होता है ओजोन लेयर के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर, देखिए विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2024 का हमने देख लिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आप लोग 30 MCQ क्वेश्चन टारगेट लेकर चलिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु 2F पर रखा जाता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है इसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देखिए, एक स्वच्छ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं अथवा निकट स्थित 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से देखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ की अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस होना चाहिए, यहाँ 4 प्लस हो गया है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा।
जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करता है, होना चाहिए विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है। सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 35 नंबर। देखिए, मानव रेशन के 2 कार्य को लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, मानव रेशन के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, दूसरा कार्य है पुंजन का निर्माण करना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 36 नंबर, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है। तो इसका उत्तर देखिए, ब्लड ब्रेन बैरियर भी मस्तिष्क की रक्षा करता है। यह उन कोशिकाओं से बना होता है जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की लाइन में होती है। ये कोशिकाएं कुछ पदार्थों को मस्तिष्क तक पहुंचने देती है और दूसरों को अवरुद्ध कर देती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 37 नंबर, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं कैसे। वन जो है वो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है कैसे। तो इसका उत्तर देखिए, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं क्योंकि वन में एक बड़ी संख्या में विभिन्न वनस्पति और जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप, जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप आदि भी वनों में मौजूद हैं। महाराष्ट्र और केरल के पश्चिमी घाट जैव विविधता के आकर्षक केंद्र रहे हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 38 नंबर, ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, विभिन्न रासायनिक कारणों से ओजोन परत को क्षति बहुत तेजी से हो रही है। क्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गए हैं, जिनसे सूर्य के प्रकाश में विद्यमान पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी है, जो कैंसर और त्वचा रोगों के कारण बन रहे हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेक्शन सी, 150 वर्ड्स में आंसर देना है। देखिए 39 नंबर, 5 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए ये 2 बार आया है, 2019 में और 2025 में आया है। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु की ऊंचाई h1 5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u -25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब भी हम लोगों को निकालना है, प्रतिबिंब का आकार भी हम लोगों को यानी कि h2 निकालना है। देखिए लेंस सूत्र ज्ञात है कि यानी कि लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/b - 1/u बराबर 1/f। बस वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास v का वैल्यू आ जाएगा 16.67, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी 16.67 सेंटीमीटर पर बनेगा। अगला देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का 3 प्रमुख उपयोग लिखना है। पहला देखिए, पहला है सर्च लाइट के रूप में, दूसरा दंत चिकित्सक दर्पण के रूप में और तीसरा रोविंग दर्पण के रूप में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 41 नंबर, तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं, क्यों। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, तारों के विपरीत ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत करीब हैं और प्रकाश के बड़े विस्तारित स्रोतों के रूप में दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्रहों से प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में कम यात्रा करनी पड़ती है, जिससे अपवर्तन और प्रकीर्णन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 42 नंबर, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर 2024 में आया है ये क्वेश्चन, लेकिन प्रायः हर एक साल आपको देखने को मिलेगा संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु का जो संख्या है उसको बराबर करना है। सिंपल है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं 43 नंबर।
विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होता है। CaOH2 प्लस Cl2 मिलकर बनता है CaOCl2 और H2O। इसके निर्माण में एक विशेष प्रकार का उपकरण लेते हैं जिसमें ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जाता है और नीचे से क्लोरीन गैस और गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है तथा बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, पेयजल को रोगाणु विहीन बनाने में। फिर देखिए दूसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 44 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखिए। मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आधा आंसर है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसे अपने से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 45 नंबर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया किसी दृश्य अदृश्य बाह्य तथा भीतरी उद्दीपन के प्रभाव से होने वाले वे अनैच्छिक क्रियाएं जिनका संचालन एवं समन्वय प्रायः मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। वहीं पर देखिए, प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचना संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है, वहां से अभिक्रियाओं के प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुंचती है। फिर देखिए दूसरा उदाहरण में, यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, छींक आना, तेज आवाज़ सुनकर चौंक जाना। वहीं पर देखिए प्रतिवर्ती चाप का उदाहरण है अचानक चोट लग जाना इत्यादि। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक की तथा कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त होता है। कायिक प्रवर्धन की सीमाएं, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में पैतृक लक्षणों का संरक्षण होता है, परंतु इन पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण इन पौधों में पर्यावरण के साथ अनुकूल होने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इनमें बीमारियां लगने, उत्पादन कम होने की संभावनाएं अधिक रहती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 47 नंबर, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो देखिए कितना बार आया है, 2010, 2015, 2017, 2009, 2019, 2022, 2024 में आया है और 2022 का मॉडल सेट में भी आया था, लेकिन इसको आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार सिलेबस से हट गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। विद्युत मोटर देखिए 48 नंबर, विद्युत मोटर क्या है, इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 2010, 2015, 2017, 2022, 2024 में आया है, लेकिन इसको भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपका न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। ऊपर भी कुछ कुछ आपको हटा हुआ मिलेगा, फिर भी मैंने पढ़ दिया है उसे, क्योंकि वो छोटा छोटा आंसर था। ये काफ़ी लंबा लंबा है और ये आएगा नहीं, इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए 49 नंबर, एक यौगिक AB के बनने में A का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि B का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यौगिक AB में बंधन की प्रकृति बताएं तथा उसके 4 गुणों को लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ A के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, जबकि B के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ है कि A के परमाणुओं में B के परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, इसलिए यौगिक AB में आबंध की प्रकृति आणविक है। आणविक यौगिक AB के 2 गुणधर्म होंगे। पहला देखिए, यह जल में विलय होगा, दूसरा यह विद्युत चालन करेगा जब जल में विलय किया जाएगा या गलाया जाएगा। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl
के बनने में Na के परमाणुओं में से प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि B के परमाणुओं में से प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए उपयुक्त समस्या सोडियम क्लोराइड के बनने के संबंध में है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट अगला 50 नंबर, निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर ब्रोमो, प्रोपेन, मिथेनल, प्रोपाइन, बेंजीन, प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये सब का आपको संरचना सूत्र लिखना है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, हरे पौधे वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से जल अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आमतौर पर इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। इसका मतलब यह है कि अभिकारक 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु और 6 पानी के अणु क्लोरोफिल द्वारा कैप्चर की गई प्रकाश ऊर्जा द्वारा एक चीनी अणु और 6 ऑक्सीजन अणुओं उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 52 नंबर, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। लिंग निर्धारण में पर्यावरण की क्या भूमिका है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। लिंग निर्धारण के लिए मनुष्य में एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम होता है। नर में X और Y दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में Y क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। उसके स्थान पर एक और X क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में 2 X क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। ये X और Y क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय X और Y अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जिस युग्मनज में XY दोनों क्रोमोसोम पहुंचते हैं वह नर बन जाता है, और जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम XX पहुंचता है वह मादा बन जाता है। अतः X और Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। तो इसका मैंने आंसर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन में बता दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम यहाँ पर नहीं बना हुआ है। आप लोगों को डायग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना। ठीक है, इसका जो आंसर है उसमें डायग्राम आपका आंसर में 4 चांद लगा देगा, इसलिए डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कितने लोग 99 का टारगेट लिए हैं नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बाकी जो रिपीटेड क्वेश्चन है और पिछला साल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।